हेलो नमस्कार साथियों, मैं नवल चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागतम, वेलकम दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का एग्जाम आपके आने वाला है, तो आज इसकी वन शॉट गैस पेपर अपन लेके आए हैं आपके सामने। तो दोस्तों माँ शारदा के आशीर्वाद के साथ क्लास को करते हैं अपन कंटिन्यू दोस्तों, ठीक है ना। तो आज की जो अपनी क्लास है वो किसके लिए होने वाली है दोस्तों, तो वो होने वाली है किसके लिए, इसमें वन शॉर्ट क्लास है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है। और उसमें भी किसके लिए, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर की दोस्तों क्लास होने वाली है, ठीक है। करते हैं इसको अपन कंटिन्यू दोस्तों। यस, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। कुछ इसमें डेफिनेशन है, पहले क्या इसमें डेफिनेशन है और पूरा अच्छे से पेपर लिया है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ प्रीवियस पेपर में आपने देखा होगा, चाहे हमारे दोनों चैनलों किसी में भी इसमें से 95 या 99% तक सेम टू सेम पेपर बैठ रहे हैं, तो आप विश्वास रखो अच्छे से एकदम सही होगा, ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई, तो सप्लाई क्या होती है, क्या सप्लाई का नियम है, ठीक है। ए हायर प्राइस विल बी लीड प्रोड्यूसर टू सप्लाई ए हायर क्वांटिटी टू द मार्केट, ठीक है, बिकॉज बिजनेस सीक टू इंक्रीज द रेवेन्यू, बिजनेस रेवेन्यू कमाना चाह रहा है, ठीक है। और प्राइस क्या हायर हो गई, तो इसमें सप्लाई क्या होगी, सही प्राइस क्या होगी लो, और सप्लाई क्या होगी ज़्यादा। इसमें सिस्टम उल्टा चलता है, ये पता नहीं इसने कैसे लिखा है, लो इसमें नियम, प्राइस क्या होगी जब ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और या फिर बोल दो इसमें प्राइस ज़्यादा होगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, सप्लाई क्या हो जाएगी, इसमें लो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये देख लेना इसका लो वगैरह आप, मैं तो मेन क्वेश्चन और आंसर थोड़ा थोड़ा इसमें डिस्कशन करने वाला हूँ आपके साथ। तो देख लें इसमें ए हायर प्राइस विल बी लीड प्रोड्यूसर टू सप्लाई ए हायर क्वांटिटी टू द मार्केट, ठीक है। तो उसके बाद कौन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको पता है माइक्रो और मैक्रो दो प्रकार के इकोनॉमिक्स है, ठीक है। और इसमें से तुम मान के चलना कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स से पक्का क्वेश्चन है। मैक्रो मतलब क्या है, इसमें पूरे फार्म की स्टडी की जाती है, या फिर एक गांव में 10 फार्मर, 10 के 10 फार्मर की स्टडी की जाती है। और माइक्रो मीन्स क्या, छोटा मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की स्टडी की जाती है, ठीक है। तो देखो इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में माइक्रो और माइक्रो दोनों मैंने याद दिया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, किसकी स्टडी, इंडिविजुअल की या फिर उसके बिजनेस की, ठीक है। और जबकि मैक्रो क्या है, इसमें लुक्स लाइक डिसीजन टू कंट्रीज गवर्नमेंट, जो कंट्रीज डिसीजन लेती है, जो गवर्नमेंट डिसीजन लेती है भाई पूरे गांव के लिए, किसानों के, या पूरी कंट्री की स्टडी करते हैं, वो किस में आती है, मैक्रो में। और पर्टिकुलर किसी के बिजनेस की या किसी फार्म की आपको इसमें एनालिसिस करना है, तो उसको अपन बोलते हैं माइक्रो, ठीक है। उसके बाद में लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड का क्या नियम है, फिर मांग का क्या नियम है, डिमांड इंक्रीज व्हेन प्राइस डिक्रीज। अच्छा वो किसकी बात है, डिमांड की बात है, सॉरी, है ना। वो प्राइस वाला वो दोनों हायर होगा, प्राइस वाला क्या होगा, इसमें हायर प्राइस होगी तो इसमें सप्लाई भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। डिमांड क्या होगी इसमें इंक्रीज, तो प्राइस क्या होगी इसमें डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। यस, आपने देखा होगा कई बार प्याज की डिमांड क्या हो जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यस, उसके बाद में विथ अदर फैक्टर हेल्ड कांस्टेंट, बाकी वाले जो फैक्टर हैं वो सभी क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। डिमांड इंक्रीज होते ही प्राइस क्या हो जाएगी, इसमें लो हो जाएगी, प्राइस क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में कौन था, वैल्यू, कौन था दोस्तों, वैल्यू। तो वैल्यू क्या था, वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर जनरली फोकस ऑन प्रोडक्शन ऑफ या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मार्केटिंग सर्विस। देखो वैल्यू में क्या करना है, इसमें वैल्यू एडिशन करना है, अपनी लैंग्वेज में सीधा देखे तो वैल्यू एडिशन करना है। कैसे, जैसे एक बाजरे का बिस्किट था, किसका, बाजरे का, ठीक है। बाजरा था, बाजरे से क्या बनाया, उससे बिस्किट बनाया। गेहूं था, गेहूं से क्या बनाया, बिस्किट या ब्रेड बना दी, तो ये क्या उसका वैल्यू एडिशन है। तो वैल्यू एडिशन करेंगे, जैसे बाजरा 20 रुपये के जी, तो उसका बिस्किट बना वो 300 रुपये के पैकेट के हिसाब से आता है, ठीक है। तो उसकी क्या वैल्यू इंक्रीज होगी। तो पहला क्वेश्चन क्या आपको देख के जाना है, लॉ ऑफ सप्लाई। दूसरा इसमें मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद में डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का। और तीसरा कौन इसमें वैल्यू। ये आपको 3-4 क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से देख के जाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें प्रोडक्शन। क्या दोस्तों, प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन। तो देखो इसमें द प्रोसेस बाई विच डिफरेंट इनपुट, अलग अलग इनपुट है, उसको क्या करते हैं, एक साथ करते हैं, इंक्लूडिंग कैपिटल, उसमें पैसा भी लगेगा, लेबर भी लगेगा, जमीन भी लगेगी, और क्या इसमें क्रिएट आउटपुट। भाई सीधी सी बात है, अलग अलग क्या इनपुट यूज़ करो, जैसे लेबर है, लैंड है, ठीक है, लेबर, लैंड, और कौन इसमें अलग अलग प्रकार की प्रोसेस वगैरह यूज़ करके इसका जो आउटपुट बनेगा, इससे जो एक प्रोडक्ट तैयार होगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ही तो बोलते हैं। यस, जैसे इसका आप देख लो, शुरुआत में अपन गेहूं लगाते हैं, वीट की ग्रोइंग करते हैं, तो वीट में क्या करते हैं अपन, उसमें सीड लाते हैं, फर्टिलाइजर लाते हैं, लेबर लाते हैं, उसके कल्टीवेशन, टिलेज, सब प्रैक्टिसेस करते हैं अपन, ठीक है। और सब प्रैक्टिसेस करने के बाद में लास्ट में जो प्रोडक्शन होता है वो किसका होता है, वीट का। तो आपने इनपुट ऐड किए और लास्ट में प्रोडक्शन किसका हुआ, वीट का, तो इसी को अपन बोलते हैं प्रोडक्शन। इकोनॉमिक गुड, इकोनॉमिक गुड किसको बोलते हैं, गुड्स इज ए गुड या फिर सर्विस दैट प्रोड्यूसर प्रोवाइड
टू मीट द नीड एंड वांट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की जो आवश्यकता, जो उसको वांट, जो वो चाहता है, वो क्या कर रहा है, कोई सर्विस उसको प्रोवाइड करता है। जैसे अपन क्या चाहते हैं, अपन क्या चाहते हैं, एक ड्रेस खरीदना चाहते हैं, मार्केट गए तो किसी दुकान पे देखा कि वो ड्रेस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब वो सर्विस दे रहा है अपन को। क्या दे रहा है अपन को? सर्विस। तो सर्विस दे रहा है तो क्या हुआ, वो इकोनॉमिक गुड की सर्विस दे रहा है। किसकी सर्विस दे रहा है? इकोनॉमिक। आप जब उसको लोगे तो उसको पैसा दोगे। क्यों दोगे? क्योंकि अपन को उसकी आवश्यकता थी। तो वही बात है, अपन को जिसकी आवश्यकता है, अपन जिसको चाहते हैं, ठीक है, और उसकी कोई सर्विस दे रहा है तो उससे अपन ले रहे हैं, तो उसके बदले क्या दें उसको? पैसा। और उस गुड को क्या बोलेगा अपन? इकोनॉमी का गुड। उसके बाद है कंज्यूमर प्राइस। कौन सी प्राइस? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से देख के जाना है, इकोनॉमिक गुड भी, प्रोडक्शन भी, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखो क्या होता है। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इन्फ्लेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए अपन सीपीआई का यूज करते हैं। किसका? सीपीआई का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से। उसके बाद में इट इज यूज टू एस्टिमेट द एवरेज वेरिएशन बिटवीन टू गिवन पीरियड, दो अलग अलग पीरियड के बीच के, और इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कंज्यूम्ड बाई हाउस होल्ड, ठीक है। एक ही परिवार में एक क्या गेहूं की रोटी और एक इसकी बाजरे की रोटी, उसको क्या किए? कंज्यूम किए, और उनके बीच में इन्फ्लेशन रेट होगी, उसको मेजर करेगा कौन? करेगा सीपीआई, ठीक है। ये हिंदी में नीचे लिखा है, तो आप हिंदी आपको दिख रही होगी अच्छे से, इसको भी आप रीड कर लेना। नेक्स्ट है वेलफेयर। नेक्स्ट किसकी डेफिनेशन है? वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। वेलफेयर की जो डेफिनेशन थी इकोनॉमिक्स में, वो डेफिनेशन आपको सेम टू सेम नोट करनी है। कई बार क्या साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग पूछते हैं कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी इसमें डेफिनेशन दी। द स्टडी हाउ द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड गुड्स इफेक्ट सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर के लिए जो गुड्स वगैरह हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, उसकी क्या करनी है? इकोनॉमिक रूप से स्टडी। इसी को अपन क्या बोलते हैं? वेलफेयर डेफिनेशन। आप तो अच्छे से ध्यान रखना, वेलफेयर डेफिनेशन है ना, ये कौन कौन सी होती है, और बिल्कुल डबल इन्वर्टेड कॉमा में अपन अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंज नहीं कर सकते। यस। उसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। बताओ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या होगा? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड फील्ड। ये कैसा है? अप्लाइड, मतलब यहाँ चेंज होते रहते हैं। इकोनॉमिक्स कंसर्न विथ द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन ऑप्टिमाइज द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड एंड फाइबर प्रोडक्ट्स। देखो अलग अलग कोई भी जैसे फूड है, फाइबर है, ठीक है, ये सभी किसमें? एग्रीकल्चर कमोडिटी है, और इसको क्यों सर्विस कोई प्रोवाइड करा तो इसका क्या भी लेगा? पैसा लेगा। तो वो सभी किस में काउंट होंगे? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। एग्रीकल्चर की कमोडिटी और इकोनॉमिक्स मतलब उसका पैसा ले रहा है, तो उसमें वो बात किसकी हो गई? मनी की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद में यस, उसके बाद में कौन है? इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ये तो वर्ड से नाम देखते ही लग रहा है। इन्फ्लेशन मीन्स क्या होना? इंक्रीज होना, और डिफ्लेशन मीन्स क्या होना? डिक्रीज होना, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं इसमें। इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। प्राइस का लेवल क्या होना? इन्फ्लेशन, इंक्रीज, किसी गुड्स की प्राइस लेवल इंक्रीज होना इन्फ्लेशन, और उसी की क्या होना? डिफ्लेशन। क्या होता है? प्राइस लेवल ऑफ गुड्स और सर्विस इन द इकोनॉमी इज अ डिक्रीज। प्राइस लेवल किसी गुड्स की कम होना, डिफ्लेशन, उसके इंक्रीज होना, तो उसको अपन बोलते हैं इन्फ्लेशन। यस। उसके बाद होता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। आप तो सीधा देखना, टैक्स कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहली बात में तो डिफरेंट, वो आपको डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन आता है, वहाँ इसके आने की पक्की संभावना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो 2 प्रकार के टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? जो कौन अपन ने कोई प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगा, मान लो 30% लगा, 12% लगा, 18% लगा, वो उसको अपन ने किसको पे किया? इनकम टैक्स को। इट मीन्स गवर्नमेंट को। तो वो क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स। आप मार्केट गए, आपने कुछ सामान खरीदा, मान लो आपने कपड़े खरीदे, बैग खरीदे, बुक्स खरीदी, ठीक है ना, उसके क्या दिए? पैसे दिए। जब उसके पैसे दिए, केवल उसके ही पैसे नहीं दिए, साथ में क्या भी दिया है? टैक्स भी दिया है। तो साथ में आपने टैक्स दिया, उसको तो अपन क्या बोलते हैं? उसको तो बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। कैसा टैक्स? इनडायरेक्ट। फिर डायरेक्ट किसको बोलते हैं? जिस दुकानदार ने उस पर वो रुपए कमाए हैं, प्रॉफिट कमाए हैं, उस प्रॉफिट में से भी कुछ हिस्सा किसको देना पड़ेगा? गवर्नमेंट को। उसको बोलते हैं अपन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स तो जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं या फिर जिसने प्रॉफिट कमाया उसके हिस्से में से देगा, और इनडायरेक्ट टैक्स कौन देता है? कंज्यूमर देता है। कौन देता है? कंज्यूमर। मेरे हिसाब से ये बात आपके अच्छे से क्लियर होगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। उसके बाद
डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग आगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स और परफेक्ट और इम्परफेक्ट मार्केट। दोनों क्वेश्चन मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूँ, आप है ना 100% ये क्वेश्चन आपके आके ही मानेंगे एग्जाम में, या तो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट और या फिर कौन सा दोस्तों इसमें आपके परफेक्ट और इम्परफेक्ट मार्केट। ठीक है, बात करें अपन पहले डायरेक्ट टैक्स की, तो देखो इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अदर एक्टिविटीज़, ये तो डायरेक्ट पे किया जाता है। मैंने कहा जिसने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट में से भी कुछ गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, और इसको कौन देता है, तो इसको कौन, कंज्यूमर देता है। कौन देता है इसको, कंज्यूमर देता है। ठीक है, लिखा है इसमें इट इज़ पेड बाय डायरेक्टली बाय द पर्सन कंसर्न, ये डायरेक्ट उसको पेड करेगा, जिसने प्रॉफिट कमाई वो उसको डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करेगा। और इसको पे कौन करेगा, तो कौन करेगा इसमें, बाइंग द प्रोडक्ट, जिसने प्रोडक्ट को खरीदा है। जैसे अपन ने कहीं से क्या खरीदा, मोबाइल खरीदा, ठीक है, मोबाइल अपन ने कहीं से खरीदा है, तो अपन ने तो प्राइस किसकी पे की, मोबाइल की, लेकिन मोबाइल के साथ में अपन ने टैक्स भी दिया है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, उसके बाद में इट विल बी पेड व्हेन द टैक्स पेयर हैज रिसीव्ड द इनकम। टैक्स पेयर मतलब जो टैक्स को पे करने वाला है, जब वो इनकम प्राप्त करता है, जब उसको इनकम मिलती है, तब वो क्या करता है, टैक्स पे करता है। ठीक है ना, और क्या है, इट इज़ पेबल बिफोर द गुड्स एंड सर्विस हैव रीच्ड द फाइनल टैक्स पेयर। कोई गुड्स या फिर कोई सर्विस अपने तक पहुंची, ठीक है, अपने तक पहुंचे तो अपन उसको क्या दिया, पैसा दिया। ऐसे ही मान लो आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाते हो, आपने तक वो देने आया घर पे और COD था, कैश ऑन डिलीवरी, तो आपने उसको क्या दिया, पैसे दिए, तो पैसे दे दिए, अपना टैक्स तो पे हो गया, उसकी प्राइस भी पे होगी और साथ में टैक्स भी पे हो गया। ठीक है ना, और ये तो उसके पास इनकम प्रॉफिट जनरेट होगा तभी ये टैक्स देगा। अपने पास तो सर्विस है, गुड्स अपन को प्राप्त हुआ तो अपन ने तुरंत क्या पे किया, उसका टैक्स। अलग से कोई टैक्स नहीं होता है, वो उसके प्राइस के साथ इंक्लूड होता है, अपन को पता नहीं चलता है। कलेक्टिंग दिस टैक्स इन इंडिया इज कॉम्प्लेक्स। इंडिया इसको इनकम टैक्स आपको पता है इसको प्राप्त करता है, और कलेक्टिंग दिस टैक्स इज रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब प्राइस के साथ ही लेते हैं तो पता नहीं चलता है इतना ज़्यादा। एग्जाम्पल देख लो इसका, इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, और इसमें GST, वेट, एक्साइज ड्यूटी वगैरह इनडायरेक्ट में आते हैं आपके। यस, अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा रहा है इसमें, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट मार्केट। देखो इसमें सीधी सी बात है, परफेक्ट किसको बोलेंगे अपन, परफेक्ट तो इसको अपन बोलेंगे जहाँ प्रॉपर क्या हो, इसमें परफेक्ट मार्केट। पहली बात तो वहाँ ये होना चाहिए जहाँ या यहाँ पर बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। कौन होते हैं यहाँ पर, बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। खरीदने वाले भी खूब होंगे और बेचने वाले भी यहाँ पर खूब होंगे। दूसरी बात में यहाँ पर आपको क्या देखनी है, तो वो बात ये देखनी है, यहाँ पर क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट कैसा होगा, इसमें होमोजीनियस। प्रोडक्ट कैसा होगा, होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा। ठीक, होमोजीनियस मतलब क्या होगा, उसका समान होगा, क्या होगा, वो सेम प्रोडक्ट होगा। सेम का अर्थ क्या हुआ इसमें, तो सेम का अर्थ आप इतना समझो कि उसकी क्या शेप, और क्या उसमें साइज, और क्या उसका कलर, शेप साइज और कलर उसका क्या होगा, सेम होगा। शेप साइज और कलर वो क्या होगा, उसका सेम होगा। उसको अपन क्या बोलते हैं अपने, होमोजीनियस। और ये किस में आता है, परफेक्ट मार्केट में। पहली बात में तो बहुत सारे बायर्स सेलर हैं, ठीक है, प्रोडक्ट कैसा होगा, होमोजीनियस होगा। और ये क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं। ये क्या होते हैं, प्राइस टेकर। ये दो लाइनें लिखी ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं। ठीक है ना, तो आपको पूछे प्राइस टेकर कौन से होते हैं, तो प्राइस टेकर कौन से होते हैं इसमें, तो वो होते हैं आपके परफेक्ट मार्केट में होते हैं। प्राइस टेकर, प्रोडक्ट कैसा होगा, होमोजीनियस, और यहाँ बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। इसके साथ में यहाँ कोई भी फर्म, भाई जो परफेक्ट मार्केट होगा, यहाँ कोई न्यू फर्म आना चाहती है तो बिना कोई रोक टोक के आ सकती है। यहाँ कोई भी फर्म अपने आप मतलब अपने मन के हिसाब से एंटर या एग्जिट मतलब बाहर हो सकती है, ठीक है ना। उसके लिए इसको कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना।
सीधी सी बात है, अपन मान लो कि जयपुर में, ठीक है, जयपुर में मानसरोवर मार्केट में अपन को क्या करनी है, दुकान करनी है, ठीक है, तो बस अपन ने दुकान लगाई, सामान खरीदा, बस बार्डन, दुकान में सामान रखा, बार्डन, ठीक है ना, और अपन को वहाँ मुनाफा नहीं हुआ तो अपन को वहाँ छोड़नी है तो अपन ने घाटा है तो वहाँ से उठा के सामान उठा लिया, बेच दिया किसी को। तो जब अपनी मर्जी पड़ी और जब अपनी इच्छा हुई तब एंटर कर दिया, और जब इच्छा हुई तब इसमें बाहर हो गए। और ये कैसा है, परफेक्ट मार्केट है, बहुत सारे बायर है, सेलर है, होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, प्राइस ट्रैकर होते हैं ये, ठीक है। ये बातें किसके बारे में ध्यान रखनी है आपको, परफेक्ट मार्केट के बारे में, ठीक। और क्या इसमें देख लो, तो इसमें ठीक है, परफेक्ट मार्केट तो इसमें हो गया। उसके बाद आता कौन इसमें, इम्परफेक्ट मार्केट, ठीक है ना, कौन आता है इसमें, इम्परफेक्ट मार्केट। इसके कुछ टाइप दिए हुए, इसके टाइप है ना किसके, इम्परफेक्ट मार्केट के 100% कल के एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे, या तो इसके बीच का डिफरेंस या फिर ये इसके इम्परफेक्ट के इसके टाइप्स। देखो मोनोपोलिस्टिक, कौन है इसमें, मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक का सीधा शर्त है इसमें कि यहाँ पर क्या होंगे, सेलर, क्या होंगे इसमें, सेलर, ठीक है ना। सेलर इसमें कितने होंगे, एक होंगे इसमें, सेलर कितने होंगे इसमें, एक ही होंगे। एक होता है इसमें डिओपोली, क्या होता है उसमें, डिओपोली, उसमें भी सेलर कितने होते हैं, दो होते हैं। डिओपोली में सेलर कितने होते हैं, दो। मोनोपोली में सेलर कितने होते हैं, एक। और इधर देखो इसमें, हाँ ये रहा मोनोपोली, मोनोपोली में सेलर कितना, एक। और ओलिगोपोली, ओलिगोपोली में सेलर कितने होते हैं, दो से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी नहीं, दो से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और कौन इसमें, मोनोप्सोनी, कौन है इसमें, मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी करता अलग है, इसमें क्या, बायर एक ही होता है। मोनोप्सोनी होगा ना, उसमें कौन होगा, बायर एक ही होगा। एक होता है डिओप्सोनी, डिओप्सोनी में बायर कितने होते हैं, दो होते हैं। और एक होते हैं ओलिगोप्सोनी, ओलिगोप्सोनी में बायर कितने होते हैं, बायर मतलब खरीदने वाले, वो कितने होते हैं, दो से तो ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़े से ज़्यादा, बस फ्यू, क्या इसमें, फ्यू। तो ध्यान रखना है इसमें मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, और क्या इसमें मोनोपोली, और क्या इसमें मोनोप्सोनी, और एक डिओपोली और डिओप्सोनी और था, ठीक है ना, उसका भी क्या रखना आप ध्यान रखना। यस, बढ़ते हैं आगे अपन। ये इनडायरेक्ट के टाइप्स थे, और अपन ने जो डायरेक्ट की अभी कंडीशन बताई थी ना, किसकी अपन ने कंडीशन बताई थी, डायरेक्ट की मार्केट की, ये वाली कंडीशन। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है ना, कोई ऐसा मार्केट जो यह कंडीशन फॉलो नहीं करता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट मार्केट। क्या बोले उसको, इम्परफेक्ट मार्केट उसको अपन बोलते हैं। और ये भी आप अच्छे से ध्यान रखना, कौन, इम्परफेक्ट मार्केट में क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट बात है अपने लिए, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, प्राइस मेकर होते हैं। ये क्या होते हैं, प्राइस मेकर होते हैं। इम्परफेक्ट मार्केट क्या होते हैं, प्राइस मेकर। और साथ में प्रोडक्ट कैसा होता है, हेटेरोजीनियस। प्रोडक्ट कैसा होता है इसमें, हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर, और कौन, हेटेरोजीनियस प्रोडक्ट। और परफेक्ट मार्केट में प्राइस टेकर होते हैं और होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। और यहाँ इजीली एंटर भी नहीं कर सकते और इजीली इसमें बाहर भी नहीं निकल सकते, ठीक है ना। यस, ये हो गए इसके एग्जाम, इसकी बात हो गई। एग्जाम्पल देख लिया इसके, है ना, बढ़ो आगे। हाँ यस, इधर कौन है इसमें, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स ऑफ द स्केल। देखो इधर ये लॉ ऑफ रिटर्न्स एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल इसमें दिया हुआ है, अच्छे से देख लेना। अब क्लास इसमें लंबी हो जाएगी, ठीक है ना, सीधी से पॉइंट आप इसको क्या रख लेना, ध्यान रख लेना। यस, इधर आ जाओ इसमें, कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल और ऑर्डिनल, पहली बात में तो इसका क्वेश्चन आने के 50% चांस है, ज़्यादा नहीं है। कितने हैं इसमें, 50% इसके चांस आने के। तो देख लो इसमें कार्डिनल जो यूटिलिटी है वो किसने दी थी, अल्फ्रेड मार्शल ने। और ये किसने दी थी, जे.आर. हिग्स है ना, जे.आर. हिग्स ने दी थी। यस, और कैन बी मेजर्ड, ये इसको मेजर करती है। और उसके बाद में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इसमें आता है, मार्जिनल यूटिलिटी इसमें आता है, क्वांटिटेटिव इसमें आता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल इसमें आता है, ठीक है ना। और मार्शलियन एनालिसिस वो भी इसमें आता है, इंडिफरेंस कर्व इसमें आता है, और ये रैंक को कंपेयर करने के काम आता है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, कौन कौन किस में आता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, बढ़ो आगे। उसके बाद में जीएसटी। तो देखो जीएसटी क्या है, एक वैल्यू एडेड टैक्स है, और उसमें भी ध्यान रखना, ये क्या है इसमें, गुड्स एंड सर्विस सोल्ड डोमेस्टिक कंजप्शन, जो अपन डोमेस्टिक कंजप्शन करते हैं उसके ऊपर क्या लगता है, टैक्स। और जीएसटी कौन पे करता है, कंज्यूमर पे करता है, ठीक है ना। आप जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक मोबाइल वगैरह खरीदो तो 18% आपको क्या जीएसटी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो क्या इसमें कंज्यूमर इसको पे करता है, ठीक है। उसके बाद में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखो इसमें द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज द फर्दर elaboration of the law of diminishing marginal utility. It is also known as law of substitution and law of maximum satisfaction. तो दोनों के अदर नाम याद रखना,
इसका क्या अदर नेम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल का? लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन, द लॉ ऑफ इंडिफरेंस, द लॉ ऑफ इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न्स, ये सभी के क्या हो गए? अन्य नाम हो गए। और ये आपको पता है नियम बड़े हैं, यहाँ आना पॉसिबल नहीं थे, इसलिए आप अपनी नोटबुक से रीड कर लेना। अन्य नाम मैंने बता दिए, बाकी वाले आप इसको नोटबुक से रीड करना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने के चांसेस है। आ जाओ उसके बाद में डिस्कस इन ब्रीफ रॉबिन्सन डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। रॉबिन्सन साइंटिस्ट था, उसने क्या दिया? इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी। तो देख लो इसमें डेफिनेशन किसने दिया था? रॉबिन्सन ने, ठीक है। और इसको अपन क्या भी बोलते हैं? रॉबिन्सन डेफिनेशन भी बोलते हैं। और कब दी थी इसके? 1931 में, ठीक है। रॉबिन्सन की एक बुक भी है, नाम याद नहीं रखना आपको, बस ठीक है यहाँ लिखा हुआ देख लो, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। और उसके बाद डेफिनेशन क्या दी देख लेना, डबल यूनाइटेड कॉमा में बंद है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज, ये इसको बोलते हैं स्कैरसिटी डेफिनेशन। तो आपको पूछा स्कैरसिटी डेफिनेशन किसने दी? रॉबिन्सन, या इसको बोलते हैं रॉबिन्सन डेफिनेशन। कब दी थी? 1931 में। देख लो ये क्या कह रहा है? ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करनी है उसकी, ठीक है ना, किसके बीच में? कोई स्केयर आपके पास में स्केयर गुड्स हैं, ठीक है ना, उसके जगह अल्टरनेटिव आप क्या यूज़ कर सकते हो, उसके बारे में बताया। तो ये आपको अच्छे से रीड करके जाना है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या? वेरियस टाइप ऑफ डिमांड, डिमांड की देख लो अलग अलग टाइप है, ठीक है। प्राइस डिमांड है, क्रॉस डिमांड है, इनकम डिमांड है, जॉइंट डिमांड है, कंपोजिट डिमांड है, डायरेक्ट है, ठीक है, डेराइव्ड है, कॉम्पिटिटिव डिमांड है, अल्टरनेटिव डिमांड है। और ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, अपनी नोटबुक से देख लेना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। यस उसके बाद में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आप क्या समझते हो? तो इससे क्या समझते हैं बताओ? द शिफ्ट in demand for an item or service when a charge occur in one of the variables that buyer consider if as part of their purchase decision, it is a relationship between demand and another variable। सीधी बात है, मैं ये वस्तु को एक प्रकार की डिमांड थी, उसको मैं चाह रहा था, और उसकी डिमांड कितनी है? उसकी डिमांड है 700, ठीक है। उसका अल्टरनेटिव कौन है? उसका अल्टरनेटिव बी है, और उसकी कितनी है? तो उसकी कितनी है? 500। तो मैं किधर की ओर जाऊंगा? इधर 500 की तरफ, ठीक है। इसके बीच का क्या देखता है वो उसके बीच को कंपेयर कर रहा है। सच एज प्राइस, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, इसका सब्सटीट्यूट देखा, एडवर्टाइजिंग प्रेशर एंड कंज्यूमर इनकम। ये देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप जब भी कॉलगेट खरीदने चाहते हो क्या बोलते हैं? कॉलगेट दो, और वो कैसे देता है? कॉलगेट कंपनी की देता है, क्योंकि उसने क्या किया? बहुत सारा कॉलगेट जो कंपनी की कॉलगेट थी उसने क्या किया? एडवर्टाइजमेंट प्रेशर क्या? किस पे? कंज्यूमर पे, कस्टमर पे। कैसे? टीवी चलाओ तो भी ऐड, यूट्यूब खोलो तो भी उसकी ऐड, है ना। इस प्रकार से उसको वो खरीदता है, उस प्रकार से इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसने क्रिएट कर दी। वेल्थ क्या होती है? तो वेल्थ क्या होती है इसमें? वैल्यूएबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आइदर रियल गुड्स ऑफ मनी वैल्यू, या उसको बोलते हो नेटवर्थ। नेटवर्थ को अपन क्या बोलते हैं? वेल्थ, धन, अपने पास पैसा कितना है उसको बोलते हैं वेल्थ। उसके बाद में डिस्कस द काइंड एंड फंक्शन ऑफ मनी, मनी के क्या फंक्शन है? तो मनी सब आपको पता है, मनी इस दुनिया में आज आप क्यों पढ़ रहे हो? आपका लास्ट उद्देश्य क्या है? करेंसी, पैसा कमाना, ठीक है ना। तो पैसा ही क्या है? सब कुछ है, ठीक है ना। तो इसके डेफिनेशन आप देख लेना। यस उसके बाद में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व के बारे में आपको इसमें बताना है, ठीक है। और उसके बारे में स्टेट द वेरियस डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड फॉर ए इकोनॉमी। तो देखो कैसे इसमें आप डिटर्मिनेशन करोगे, है ना। डिटर्मिनेशन की बात इसमें यहाँ पर दी है अपन ने। डिटर्मिनेशन के लिए क्या? प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ठीक है। रिलेटेड गुड्स कैसा है, कंज्यूमर की इनकम क्या है, कंज्यूमर टेस्ट, उसमें कंज्यूमर का टेस्ट कैसा है और वो उसको कितनी प्रेफरेंस देता है, एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्चा किया है, कंज्यूमर कितना एक्सपेक्ट करता है उसको, ठीक है। डेमोस्ट्रेशन कितना दिखाने का कितना इफेक्ट है, और पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, ये किसको दर्शा रहा है? डिमांड कर्व को, उसको डिटर्मिनेशन कर रहा है। और डिमांड कर्व क्या होते हैं उसको आप अच्छे से बना लेना। नेक्स्ट कौन है इसमें? कंज्यूमर सरप्लस। कौन है इसमें? कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है बताओ? मान लो आप ये मार्कर खरीदना चाह रहे थे, तो इसकी प्राइस कितनी है? 2000 प्राइस है। आप 2000 रुपये लेके गए, 2000 रुपये,
और वहाँ जाकर उसने कहा आपने कहा मार कर दो, तो उसने मार कर दिया। उसने आपने पूछा प्राइस, तो आपने कितने का इसकी उसने कहा 1500 रुपये मुझे चाहिए। तो आप तो 2000 पे करना चाह रहे थे, लेकिन वो उसने कितने में दे दिया आपको 1500 में। जो आपका ऊपर का बचा है उसको अपन क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। देख लो इधर, कंज्यूमर सरप्लस इज ए मेजर ऑफ द वेलफेयर दैट पीपल गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विस। देखो परिभाषा देखो अब इसकी, कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू पे। वो वास्तव में एबल, कितना एबल पे करने में एबल था एक गुड्स के लिए या फिर सर्विस के लिए, एंड द टोटल अमाउंट दे एक्चुअली डू पे। उसने कितनी पे करने की इच्छा रख रहा था और वास्तव में उसने कितना रुपए पे किए, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। उसके बारे में बढ़ते हैं नेक्स्ट, यूटिलिटी। ठीक है ना, अब यूटिलिटी का 100% क्वेश्चन है। वैसे तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूटिलिटी है, परफेक्ट मार्केट है, इम्परफेक्ट मार्केट है, इसके तो 100% एग्जाम में आने हैं, तो आने ही है क्वेश्चन, ये तो आएंगे। ठीक है, देखो इधर इस पे पहले कौन है, फॉर्म यूटिलिटी, उसके बाद प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, ओनरशिप यूटिलिटी। आप तो फॉर्म है, प्लेस है, टाइम है, इसके आपके क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, फॉर्म यूटिलिटी किससे क्रिएट होती है, प्रोसेसिंग से। प्लेस, तो प्लेस ट्रांसपोर्टेशन से, किससे क्रिएट होती है, ट्रांसपोर्टेशन से। ठीक है, और ये किससे होती है, फॉर्म यूटिलिटी प्रोसेसिंग। ठीक है ना, और ये किससे होती है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन से। टाइम यूटिलिटी, ठीक है, टाइम किससे, स्टोरेज, किससे, स्टोरेज से। यस, और सर्विस अपन किसी को पर्सनल सर्विस देंगे। ठीक है ना, यस, कस्टमर को बाई वेरियस प्रोफेशनल, अलग अलग प्रोफेशन, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, उसके कोई वकील है, कोई टीचर है, बैंकर्स है, उस प्रकार अलग से। ओनरशिप, ठीक है ना, तो ओनरशिप क्या, कोई गुड्स या सर्विस का कोई अलग ओनर बन गया। ठीक है ना, उसका बायर एंड सेलर, आल्सो कॉल्ड पोजेशन यूटिलिटी। तो आपको पता है ओनरशिप को अपन क्या भी बोलते हैं, पोजेशन यूटिलिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका क्वेश्चन पक्का आना है, ध्यान रखना। अब इसका टाइप दिया उन्होंने, बेसिक यूटिलिटी, सब्जेक्टिव यूटिलिटी, इंडिविजुअल यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी, कार्डिनल और ऑर्डिनल। और कार्डिनल ऑर्डिनल में कौन कौन आता है, इसके अपन ने पहले बात की थी। ठीक है ना, इसको देख लेना थोड़ा, बाकी क्वेश्चन आपका यहीं से आना है। यस, उसके बारे में इकोनॉमिक्स में आपको पता है 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है ट्रेडिशनल और एक होती है इसमें, एक कौन होती है इसमें, मॉडर्न अप्रोचेस। मॉडर्न वाला अभी की, ट्रेडिशनल थोड़ी पहले की। पहले तो इसकी डेफिनेशन दी है, ठीक है, उसके बाद में इसके कॉन्फ्लिक्ट दिए हैं और कॉन्फ्लिक्ट का व्यू देखा है। ठीक है ना, और टास्क ऑफ मैनेजमेंट देखा है, तो इसको थोड़ा देख लेना। वैसे ये क्वेश्चन आने के मुझे जहाँ तक लग रहा है 30 to 40% चांस है, इसके ज़्यादा आने के चांस भी नहीं है, इसलिए मैंने लास्ट में थोड़ा सा इसको ऐड कर दिया है। ठीक है ना, यस। उसके बाद में नेशनल इनकम, कौन दोस्तों, नेशनल इनकम क्वेश्चन पहली बात पे तो इसको आ गया तो हर किसी के बस की बात नहीं होगी, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लेना। नेशनल इनकम डेफिनेशन क्या होगी भाई, पूरे एक साल में जो फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है, अपने पास फाइनेंशियल ईयर कब से लेकर कब तक होता है, 31 मार्च तक होता है, 1 अप्रैल से लेके। ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें कितना तो प्रोडक्शन हुआ और कितने अपने पास इनकम आई, उसको कैलकुलेट कर लेना है, क्या होगी पूरे देश में, तो उसको क्या होगी, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज एन अनसर्टेन टर्म विच इज यूज्ड इंटरचेंजेबल विथ द नेशनल डिवाइडेशन, नेशनल आउटपुट एंड नेशनल एक्सपेंडिचर। सीधी बात से नेशनल आउटपुट कितना हुआ, नेशनल का खर्चा कितना हो गया और अपने पास इनकम कितनी आई उसको। और ये इनकम हैज़ बीन डिफाइंड इन ए नंबर ऑफ वेज, और कॉमनली नेशनल इनकम मींस द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस एनुअली इन ए कंट्री। सीधी बात है, कितनी टोटल गुड्स और सर्विस थी वो एक साल में किसी कंट्री में प्रोड्यूस की गई है, उसके बारे में खर्चा कितना आया, ठीक है, और अपने पास इनकम कितनी प्राप्त हुई, उसमें से माइनस करके लास्ट में जो बचेगा उसको अपन बोलेंगे नेशनल इनकम। और कैसे एनआई को, मतलब नेशनल इनकम मेजर करते हैं, वो ये रहा, फर्स्टली कैसे करते हैं, सेकेंडली, थर्डली कैसे उसको मेजर किया जाता है। आप तो डेफिनेशन याद रखना, इतने से मेरे हिसाब से काम चल जाएगा आपका। नेक्स्ट आता है इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या आती है इसमें, क्रॉस इलास्टिसिटी। कोई एक वस्तु है, कोई एक गुड्स की कीमत में परिवर्तन दूसरी वस्तु की मांग की मात्रा को प्रभावित कर सकता है। आप सीधी बात देख लो, जैसे इस पे कौन, इसमें टी, चाय की प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई, तो अपन लोग क्या करते हैं, इसका सब्स्टिट्यूट क्या काम में लेने लग जाते हैं, इसका कॉफ़ी इसका काम में लेने लग जाते हैं। ठीक है ना, टी की प्राइस बढ़ी, क्या बढ़ी इसकी प्राइस, तो डिमांड क्या होगी इसकी लो,
डिमांड इसकी लो होने से, प्राइस इसके बढ़ने से इसकी क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है ना, और प्राइस तो वो पहले वाले है ही इसकी, यस। तो ये क्या हो गया इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी, टी और ये कॉफ़ी वाला एग्जांपल दे देना। और बेसिक कैरेक्टर ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो मैंने पहले ही कह दिया था, आप इसको बेसिक डिफरेंस और इंडिफरेंस कर्व के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। तो इसमें दिखा हुआ है एंड डिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के रूप में दर्शाया जाता है, कंबाइंड प्रोडक्ट दैट गिव्स सिमिलर काइंड ऑफ सेटिस्फिकेशन टू ए कंज्यूमर। वही बात है, एक आप किसकी, गेहूं की रोटी खाओ और एक बाजरे की, ठीक है, कौन ज़्यादा सेटिस्फिकेशन प्रोवाइड करता है उसके बारे में ये बात करता है, ठीक है ना, अच्छे से इसको देख लेना। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन, बता दिया था इन्फ्लेशन आपको, इन्फ्लेशन वाला किसी गुड्स या किसी गुड्स की क्या होना, उसके प्राइस में इंक्रीज होना, ठीक है ना, उसके क्या होना, उसमें इंक्रीज होना। और डिफ्लेशन मीन्स क्या था, इसमें रिड्यूस होना, यस। अब इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो क्या करने हैं आपको, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए इसको आपको खुद अपने नोटबुक से थोड़ा थोड़ा इसको देख लेना, ठीक है ना, यस। वीडियो अभी यहाँ लंबा हो जाएगा, इसमें से डिटर्मिनेशन ऑफ सप्लाई कर्व ये थोड़ा देख लेना, है ना, सप्लाई से रिलेटेड ये एक दो क्वेश्चन अपने नोटबुक से आप खुद भी मेहनत करना। तो दोस्तों आज का वीडियो अपने यहीं तक था और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है, नहीं किया है तो अपने यूट्यूब पे जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। ये क्वेश्चन आने में नहीं है, ये क्या है, इसमें इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना दोस्तों, यस। तो आपको अगर क्लास फ़ायदेमंद लगी हो तो कमेंट जरूर करना कैसी आपको क्लास लगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।